जय हिंद एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में और दूसरे वाले वीडियो में यानी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल को देख चुके हैं। आज है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग बात करेंगे 121 नंबर क्वेश्चन से और देखेंगे लगभग शायद 183-84 क्वेश्चन पूछा गया है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 बोल रहा है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक विचारधारा है। कौन सा मतलब ये 4 को दिया है, इसमें से कौन सा एक नास्तिक विचारधारा है। तो नास्तिक विचारधारा हो जाता है आपका बौद्ध धर्म। क्या हो जाता है भाई? बौद्ध धर्म हो जाता है आपका नास्तिक विचारधारा। क्या है? नास्तिक विचारधारा है। निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? बौद्ध की। देखो, वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत षष्ठ दर्शन के आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। कौन से दर्शन? षष्ठ दर्शन के आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कभी काल कि षष्ठ दर्शन के आस्तिक दर्शन निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से है भाई? सांख्य हो जाएगा। अच्छा, सांख्य का ज्ञाता कौन है? मतलब सांख्य को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, फिर लिखा गया है? इसको आप लोग को कमेंट में फेंक के मारना है। कल के लेक्चर में बताए हैं। उसके बाद योग दर्शन को कौन प्रतिपादित किया है, इसको भी बताना है। उसी तरह करके न्याय दर्शन को, फिर वैशेषिक दर्शन को, पूर्व मीमांसा को और वेदांत को कौन प्रतिपादित किया है, इसको कमेंट में आप लोग को बताना है। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि ये 6 को जो है क्या कहलाता है? षष्ठ दर्शन कहलाता है। ये जो है ये आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। जबकि वेदों को मान्यता ना देने के कारण जो है बौद्ध, जैन और चार्वाक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और चार्वाक, ये क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है आपका नास्तिक। अच्छा, नास्तिक और आस्तिक मतलब समझ में आया? तो नास्तिक का मतलब ये है कि जो बौद्ध बोल रहे हैं, जो वेद को मान्यता देता है, वेद यानी 4 को वेद है ना, उसको जो मान्यता देता है उसको क्या कहा जाता है भाई? उसको कहा जाता है आपका आस्तिक। क्या कहा जाता है? आस्तिक। और जो वेदों को मान्यता जो है नहीं देता है उसको कहा जाता है नास्तिक। क्लियर है? आस्तिक और नास्तिक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना है भाई। और अगर यदि कंफ्यूज हो रहा है तो कमेंट में फेंक के मार दो, हम फिर से समझाएंगे आस्तिक और नास्तिक क्या है। आगे देखो, लोकायत दर्शन। भाई कल के लेक्चर में भी इसके बारे में पढ़े थे। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो इसमें हम लोग देखे थे चार्वाक को क्या कहा जाता है? लोकायत दर्शन कहा जाता है। और इसको जो है षष्ठ दर्शन के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। इसको भी कल के लेक्चर में बताए हैं। चार्वाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन, क्या कौन सा दर्शन? लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह भौतिकवादी दर्शन है। क्या कौन सी कैसी दर्शन है भाई? तो भौतिकवादी दर्शन है, जो भौतिक या सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है। जो भौतिक और किसको? तो सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? अद्वैत दर्शन के संस्थापक जो हो जाते हैं ये शंकराचार्य हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? शंकराचार्य हो जाते हैं। शंकराचार्य ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक आदि शंकराचार्य हैं। कौन है भाई? आदि शंकराचार्य हैं। किस दर्शन के संस्थापक? तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक आदि शंकराचार्य ने प्रअस्थि, नयत्री यानी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता पर जो है भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया है। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य कहलाता है। मतलब ब्रह्मसूत्र पर जो अपना रचना लिखे हैं उसको कहा जाता है ब्रह्मसूत्र भाष्य। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। हो रहा है शंकर के दर्शन कहा जाता है। अभी हम लोग देखें ना भाई, शंकर के दर्शन यानी शंकराचार्य, शंकर प्यार से बोला है, यहाँ पे प्यार से बोल दिया है कि शंकर के दर्शन क्या कहे जाते हैं। तो शंकर के दर्शन कहे जाते हैं अद्वैतवाद। क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद किसका मत है भाई? शंकराचार्य का है। किसका है? शंकराचार्य का है। अगला देखो, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है शंकर को। किसको कहा जाता है? शंकर को कहा जाता है प्रच्छन्न बौद्ध। प्रच्छन्न बौद्ध ऑप्शन नंबर ए। शंकर या आदि शंकराचार्य, जिसका नाम है शंकर उसी का नाम क्या है? आदि शंकराचार्य। अद्वैतवाद दर्शन के प्रणेता तथा हिंदू धर्म के जो है प्रख्यात दार्शनिक है। प्रख्यात मतलब खतरनाक वाला, मतलब ठीक ठाक। प्रख्यात क्या हो जाते हैं? दार्शनिक हो जाते हैं। बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण उन्हें जो है प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। कौन सी बौद्ध की? तो प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। क्यों?
क्योंकि अपनी जो क्रियाकल्प इसकी जो संकल्पना है उसमें जो है बौद्ध धर्म की कई चीजों को शामिल करता है, अपने दर्शन में जो है शामिल करता है, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है, प्रच्छन्न बौद्ध। क्या कहा जाता है, प्रच्छन्न बौद्ध। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाती है? तो मुक्ति प्राप्त किसके द्वारा की जाती है भाई? ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा? तो ज्ञान के द्वारा। तो वही चीज क्वेश्चन पूछ रहा था, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो मुक्ति प्राप्त करने का मात्र एक जरिया है ज्ञान। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया गया है। उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही जो है हम लोग को क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। ज्ञानदेव मुक्ति, ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। अगर यदि किसी के अंदर ज्ञान के अभाव है, मतलब ज्ञान नहीं है, तो उसको मुक्ति नहीं मिल सकता है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं हैं। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही होता है जो साधन चतुष्ट यानी नित्य वस्तु विवेक या फिर इहामुत्रा सर्व। देखो भाई संस्कृत भाषा में लिखा है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद है एवं मुमुक्ष से जो है युक्त है, जबकि विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन में जो है भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना जाता है। विशिष्टाद्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना जाता है। यानी यहाँ से एक बात और पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है भाई? तो विशिष्टाद्वैतवाद में, कौन से द्वैतवाद में? तो विशिष्टाद्वैतवाद में जो मोक्ष प्राप्त करने का जो साधन माना गया है उसको भक्ति को माना गया है, यानी भक्ति आराधना करेगा तो मोक्ष मिलेगा। लेकिन अद्वैत वेदांत में जो है ज्ञान, अगर यदि ज्ञान है तभी तुमको मोक्ष मिल सकता है। क्लियर है? अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद दोनों का मत देख लिए। और विशिष्टाद्वैतवाद में क्या बोल रहा है कि भक्ति अगर यदि करता है तो तुमको मोक्ष मिल जाएगा, और अद्वैत वेदांत में बोल रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है तो मोक्ष नहीं मिलेगा, ज्ञान है तो मोक्ष मिलेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन है? विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक हो जाते हैं आपके रामानुजाचार्य। कौन हो जाते हैं? रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर ए। कौन से मत के संस्थापक हो जाते हैं? तो विशिष्ट। भाई कोई चीज विशिष्ट मतलब क्या है? विशिष्ट मतलब हो गया तुम्हारा मुख्य, प्रमुख, खतरनाक वाला। तो वो विशिष्ट काम कौन करेगा? विशिष्ट काम राम भगवान करेंगे, तो रामानुजाचार्य। इस तरह करके ट्रिक लगा के याद करना है। देखो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानुजाचार्य का स्थान जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत के विरोध एक प्रतिक्रिया है। अभी नहीं बताएं कि जो शंकराचार्य दिया था अद्वैत, जिसमें कहा कि अगर यदि तुम्हारे अंदर ज्ञान है तभी तुमको मोक्ष मिल सकता है, तो उसका ये विरोध करता है। बोलता है कि वो बोला है ना कि ज्ञान है तभी तुमको मोक्ष मिल सकता है। भाई कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, अगर तुम भक्ति करेगा ना, कौन बोल रहा है? तो ये रामानुजाचार्य बोल रहा है कि बोल रहे हैं, सॉरी थोड़ा रिस्पेक्ट दिया जाता है, मतलब दे रहे हैं। तो रामानुजाचार्य बोल रहे हैं कि अगर यदि तुम भक्ति करता है ना तो तुमको मोक्ष मिल जाएगा। तो वही लिखा है कि रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत दर्शन के शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का विरोध करता है। उसके बाद शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य तथा जगत को जो है मिथ्य बताया है। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि सिर्फ दुनिया में एक ही चीज सत्य है और वो है आपके कौन है? ब्रह्म। कौन है? ब्रह्म। बाकी जो जगत है सब मिथ्य है। जबकि रामानुजाचार्य बताते हैं, रामानुजाचार्य के अनुसार जीव आनंदमय और स्वयं प्रकाशमय तथा विशिष्ट पूर्ण और जगत मिथ्य ना होकर सत्य की दृष्टि है। मतलब ये बताते हैं कि जगत जो है वह सत्य है। उसके बाद मनुष्य भक्ति से ईश्वर में तल्लीन हो सकता है। क्लियर है?
जबकि वल्लभाचार्य, एगो आता है फिर वल्लभाचार्य, ये बताते हैं, इन्होंने, इनका है शुद्ध अद्वैतवाद। कौन से मत दिए? शुद्ध अद्वैतवाद। तो वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद तथा माधवाचार्य ने जो है द्वैताद्वैतवाद का दार्शनिक मत प्रतिपादन किया है। क्लियर है? देख लिए, शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया है? रामानुजाचार्य ने कौन सा मत दिया है? उसके बाद वल्लभाचार्य ने कौन सा मत दिया है? और आपका माधवाचार्य ने कौन सा मत दिया है? चारों को हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? वेदांत दर्शन जो है ना, उसके साथ किसका संबंध नहीं है, उसको बताना है। तो वेदांत दर्शन के साथ जो है अभिनव गुप्त का संबंध, कोई मतलब संबंध नहीं मिलता है। किसका? अभिनव गुप्त का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेदांत दर्शन को भारतीय शास्त्र दर्शन में से एक प्रमुख दर्शन माना जाता है। वेदांत का शब्दार्थिक मतलब क्या होता है? वेद का अंत या फिर निष्कर्ष। वेद का अंत या फिर निष्कर्ष। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता। क्वेश्चन अगर यदि गलती से पूछ लिया जाए कभी कि वेदांत दर्शन के कितने आधार हैं, तो 3। भाई एसएससी फैसएससी तो फट से यही सब क्वेश्चन पूछता है कि वेदांत दर्शन के कितने आधार हैं, उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उसके बाद षष्ठ दर्शन के कितने भाग हैं, इस तरह करके क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है? ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा आपका जो एसटीपीसीएस वाला है, पूछेगा कि वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, कौन कौन से, या फिर निम्नलिखित में से कौन कौन से वेदांत दर्शन के आधार नहीं है, इस तरह करके पूछ सकता है। तो याद रखना है कि उपनिषद हो गया, ब्रह्मसूत्र हो गया और भागवत गीता हो गया, ये 3 जो है वेदांत दर्शन के क्या है? आधार हैं। वेदांत दर्शन के आधार हैं। इन्हें वेदांत दर्शन को प्रस्थानत्रीय कहा जाता है, प्रस्थानत्रीय भी कहा जाता है। यही 3 को कई सूक्ष्म वेदों के आधार पर जो है इसके कई उप संप्रदाय तथा इनके प्रवर्तक हैं। जैसे हो गया शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, उसके बाद माधवाचार्य का द्वैताद्वैतवाद और अभिनव गुप्त की मुख्य सांख्य तंत्र तथा अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है, दर्शन के क्षेत्र में तर्क शास्त्र से जुड़े हुए थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है भाई? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तरफ दिया है आपका समंतवर, क्या दिया है? समंतवर, और उसके बाद दिया है मतलब जैसे हम लोग नहीं देखें शक संबंध, विक्रम संबंध, तो वही दिया है समंतवर। क्या दिया है? समंतवर बोल रहे हैं, समंतसर। क्या दिया है? समंतसर। यानी कौन सा? शक संबंध है, विक्रम संबंध है, गुप्त संबंध है, वही सब दिया है समंतसर। ठीक है? और दूसरा तरफ दिया है किस समय की गणना है। तो शक संबंध को हम लोग देखे थे ना, हम लोग किसको किसको जानते थे बताओ? शक और विक्रम को देखे थे ना, शक संवत्सर और विक्रम संवत्सर को देखे थे। विक्रम संवत्सर की जो डेट थी वो 58 थी ना, विक्रम की डेट क्या थी? 58 थी ना, 58 ईसा पूर्व। यानी ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा। क्लियर है? ए का मिलान कर दो 4 से। ए का मिलान किससे करना है? 4 से। ए का मिलान 4 से करो तो ए का मिलान यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, दिख रहा होगा। इस सब में नहीं है तो इस सब को हटा दो, तुम लोग किसी काम का नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद शक संबंध की इसी तरह देखे थे, 78 था ना, शक संबंध की 78 था। यानी बी का मिलान 3 से कर दो। बी का मिलान किससे करना है सर? तो 3 से करना है। बाकी सी में मेरा 3 से मिलान नहीं किया है, तो सी को भी क्या करना है? रिमूव कर देना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें हम लोग 2 ही को जानते थे, विक्रम संबंध और शक संबंध। हम लोग का आंसर रेडी है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर से। देखो, विक्रम संबंध को कृत संबंध या फिर मालव संबंध भी कहा जाता है। क्वेश्चन कभी गलती से फिर से पूछ लिया जाए कि विक्रम संबंध निम्नलिखित में से संबंधित है, कृत संबंध एग्जाम्पल देगा या फिर कुछ और संबंध दे देगा या फिर मालवा संबंध देगा, तो क्या बोलते हैं? विक्रम संबंध का ही क्या नाम है? कृत संबंध नाम है और मालव संबंध नाम है। क्लियर है? इसकी तिथि जो है 57 है या फिर 58 है। 57 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हम लोग 58 को मारे हैं। क्लियर है? इसकी तिथि जो है 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। शक संवत की तिथि जो है 78
ईसा पूर्व मानी जाती है। उसके बाद देखो इस संवत का प्रवर्तक जो है कनिष्क को माना जाता है, यानी कहा जाता है कि जो शक संवत है ना, ये कनिष्क के शासन काल में प्रचलित हुआ था। उसके बाद गुप्त संवत की अगर यदि बात किया जाए, किसकी भाई, गुप्त संवत की, तो इसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। कौन किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। कब किया था भाई, तो 319 में किया था। इसका मिलान जो है, और इसमें भी एक साल बढ़ा के पता नहीं क्या एग्जाम जो ऑप्शन सेट किया था ना, इसमें एक हर एक चीज का एक साल बढ़ा के दिया है। खाली कनिष्का का भी मतलब शक संवत का 78 दिया था, बाकी विक्रम संवत का भी 57 दे दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त प्रथम का 320 दे दिया है, जो कि होता है 319। क्लियर है। तो इस तरह करके ऑप्शन में जब भी निकटतम रहेगा ना, सामने सामने रहेगा, तो उसको आंसर मान लेना है। उसके बाद कली संवत की अगर यदि बात किया जाए, तो कली संवत स्टार्ट होता है आपका 3102 ईसा पूर्व माना जाता है इसका। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। क्या दिक्कत है इसमें भाई, अभी हम लोग देखें। और कब पूछ रहा है, 2011 में यूपीपीसीएस पूछा। क्लियर है। अभी हम लोग देखें कि ये बात सही है भाई, एक नंबर सही है। शक संवत उसी तरह 78 में सही है। गुप्त संवत देखें 19 या फिर 20 में, 320 या फिर 19 में, तो ये भी सही है। उसके बाद भारत में मुसलमान शासन का युग जो है 1192 से शुरू होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तराइन का द्वितीय युग याद करो, जब पढ़ा रहे थे तराइन का द्वितीय युग। अच्छा, आप लोग के बीच क्वेश्चन मेरा ये है कि तराइन का द्वितीय युग जो है, तराइन का द्वितीय युग जो है किसके किसके बीच लड़ा गया था। चलो एक तरफ हम बता दें, चलो आप लोग को कमेंट में फेंक के मारिए, उसके बाद हम बता दें। चलो क्लियर है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा पूर्व माना जाता है। यद्यपि गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने की थी, तथापि गुप्त काल के प्रारंभ से तत्पर गुप्त साम्राज्य अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के आरंभ में यानी 319 ईस्वी से, साथ ही यद्यपि 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो है भारत के सिंध प्रांत को अधिकार कर लिया गया था, परंतु भारत में मुस्लिम शासन का युग जो है मोहम्मद गोरी, कौन, मोहम्मद गोरी तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय होने के बाद जो है प्रारंभ हुआ था। यानी 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। किसके किसके बीच, एक तरफ लड़ता है मोहम्मद गोरी, दूसरे तरफ कौन लड़ता है, चलो आप लोग बताओ, दूसरे तरफ कौन लड़ता है बताओ। बहुत ईजी है। तो द्वितीय तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, और इस समझ में आ गया। भारत में मुस्लिम शासन का युग जो है 1206 यानी गुलाम वंश की स्थापना से माने जाए। देखो मुस्लिम शासक की भारत में स्थापना हो जाता है कब, 1192 में ही, जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। लेकिन गोरिया जो है ना, गोरिया चल गया था लौट के, गोरिया यहाँ साम्राज्य नहीं बसा है। लेकिन अगर यदि मैन माना जाए कि मुस्लिम शासन यहाँ पे स्थापित कब हुआ, तो यहाँ पे स्थापित हुआ था कब, 1206 में, गुलाम वंश से। क्या नाम कहलाया, गुलाम वंश। हालांकि मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था, तो उसको अभी ऑप्शन नंबर डी को ही मानो, बाकी देख लेना। अगर यदि उसमें कुछ डाउट होगा तो उसको रिमूव कर सकता है चौथा नंबर से, बाकी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, गधेया था एक सिक्का। देखो एक ट्रिक बताए थे कि जब भी सिक्का नजर आएगा, क्या नजर आएगा भाई, सिक्का नजर आएगा, तो ऑप्शन नंबर जिसमें सिक्का होगा उसी को मार देना है। सिक्का नजर अगर यदि आ गया ऑप्शन में, हालांकि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस यही सब के एग्जाम्पल है। यदि ग्रुप डी वगैरह भी दे रहा है ना, तो उसमें यदि सिक्का आ रहा है ऑप्शन में, तो यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सिक्का को मार के आना। 99 नहीं बोल सकते, 90% जो है सही होने का चांसेस रहेगा। तो गधेया एक प्रकार का क्या था, राजद सिक्का था। इस सिक्के को शेसिनियन सिक्कों के अनुकरण पर चलाया गया था। पूर्व मध्यकाल के दौरान जो है 8वीं और 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य में सिक्के मुख्यतः पश्चिम भारत में प्रचलित हुआ करते थे। पश्चिम भारत यानी गुजरात और पाकिस्तान वाला एरिया में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित किया जाए तो भाई साहब क्या क्वेश्चन जबरदस्त वाला पूछा है। देखो बोल रहा है कि जो पुलकेशिन प्रथम है तो उसका बादामी शिलालेख इतना में मतलब डेट दिया गया है कि 465 का है। किसका है? 465 का है। इसमें अगर यदि विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है, इसमें विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है तो इसका डेट क्या होगा? तो विक्रम संवत में कन्वर्ट जब करेंगे तो इसका डेट क्या होगा भाई? अच्छा क्या बताए थे बताओ? कोई डेट दिया है, इसको क्या जोड़ना पड़ेगा? विक्रम संवत में बोल रहा है ना, तो शक संवत को ऐड कर दो। शक वर्ष इतना है, विक्रम संवत में क्या करना है? 78 जोड़ना है ना, 78 जोड़ दो। शक संवत प्रारंभ होता है 78 ईस्वी पूर्व माना जाता है। विक्रम संवत का प्रारंभ जो है 57-58 निर्धारित किया गया है। पुलकेशिन द्वितीय बादामी शिलालेख विक्रम संवत के निर्माण करने के लिए 465 में 78 और इसको जोड़ देना पड़ेगा। तो जोड़ दो ना भाई 78 को और 57 या फिर 58 को, 58 को ही लेते हैं। तो 8 गुना 16, 16 5 21 के 1 हाथ में 2, उसके बाद 8 8 2 10 10 10 सॉरी एक मिनट 5 है ना, 58 है ना, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? 7 गुना 14, 14 और 26, 20 के 0 हाथ में 2 और 4 2 6, यानी विक्रम संवत के अनुसार जो है 601 होगा। 601 विक्रम संवत। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मालव संवत इस नाम से जाना जाता है। अच्छा आपको क्या बताए थे? अभी बताए थे ना कि मालव संवत हो या फिर विक्रम संवत हो या फिर कृत संवत हो, दोनों तीनों क्या है? एक ही चीज है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विक्रमादित्य प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध सम्राट माने जाते हैं जिन्होंने 57 या फिर 58 में विक्रम संवत अथवा विक्रम कैलेंडर की जो है स्थापना किया है। विक्रम संवत को कृत संवत या फिर मालव संवत के रूप में भी जाना जाता है। भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ जो है शक संवत और विक्रम संवत का प्रयोग भी किया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक चालुक्य अभिलेख के तिथि का अंकन शक संवत में जो है 556 दिया गया है। किसमें दिया गया है? 556 दिया गया है। किसमें? तो शक संवत में। तो इसको बोल रहा है कि इसका तुल्य होगा, इसका तुल्य वर्ष होगा। 556 दिया है ना, एक चालुक्य अभिलेख में शक संवत का दिया है 556। क्लियर है? इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? तो इसमें ऐड कर दो ना भाई 78 को, ऐड कर दो। तो 78 को ऐड जब करेंगे तो 8 14 के 4 हाथ में 1 और 7 5 12, 1 13 का 3 हाथ में 1 और 634 क्या होगा? 634 आपका संवत होगा। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक जो है कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत इतना अंकित है तो ईस्वी सन में जो है 78 को ऐड कर देंगे तो ये ईस्वी निकल के आ जाएगा। अच्छा ईस्वी निकालने बोल रहा था इसीलिए ऐड किए क्या भाई? ईस्वी निकालने बोल रहा इसलिए हम खाली 78 को ऐड किए। यही अगर यदि विक्रम संवत बोलता तो 58 को घटा देते। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासक को मूल्य स्थान था। तो चंद्रवंशीय शासक का मूल्य स्थान जो था वो प्रतिष्ठानपुर था। क्या था? प्रतिष्ठानपुर था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या फिर सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के मूल वंशों में से एक था। चंद्रवंशीय शासक का मूल स्थान जो है त्रेता युग में प्रयोग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में जो है चंद्रवंशीय सवारण में प्रतिष्ठानपुर यानी वर्तमान में झूसी प्रयागराज की राजधानी स्थापना की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है
मोखरी शासकों की राजधानी थी। मतलब मोखरी शासकों की राजधानी कहाँ पे थी इसको बताना है। तो मोखरी शासकों की राजधानी हो जाता है कन्नौज। कहाँ पे हो जाता है भाई? कन्नौज हो जाता है। मोखरी गुप्त के सामंत हुआ करते थे, जो मूलतः गया के निवासी थे। मोखरी वंश के शासक अपनी राजधानी कन्नौज को बनाए थे और इस वंश के प्रमुख शासक हो जाते हैं हरिवर्मा। कौन हो जाते हैं? हरिवर्मा। फिर हो जाते हैं आपका आदित्य वर्मा, फिर हो जाते हैं आपका ईशान वर्मा, और लास्ट में हो जाता है सॉरी इसके बाद हो जाता है शर वर्मा, अवंती वर्मा, और लास्ट में हो जाता है ग्रह वर्मा। क्या हो जाता है? ग्रह वर्मा हो जाता है। किस वंश के शासक? तो मोखरी वंश के शासक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अभी देखिए सर्ववर्मन के बारे में, सर्ववर्मन के बारे में देखें क्या? ईश्वर वर्मन और ईशान वर्मन, ईशान वर्मन। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, कौन सा सुमिलित नहीं है। कभी कभी इसमें क्या करता है, पूछेगा कि कौन सा सुमिलित है। यहाँ पे फिलहाल पूछ रहा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो देखो सर्ववर्मन का जो है मिलान ई गाय ताम्रपत्र से कर दिया है, जो गलत है। इसका जो मिलान होगा ये किससे होगा भाई? मुद्रा से होगा। किससे होगा? मुद्रा से होगा। इसका मिलान किससे होगा? इसका जो है यहाँ से प्रमाण मिला है क्या भाई? यहाँ से प्राप्त हुआ है सर्ववर्मन से मुद्रा। क्या मिला है? मुद्रा मिला है। सर्ववर्मन का ताम्र मुद्रा अभिलेख जो है आसिरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ना कि गाय से, गया से, ना कि गया से। अच्छा गया लिखा है, गया ताम्रपत्र लिखा है ना। एक मिनट, सॉरी मुद्रा नहीं, एक सर्ववर्मन से क्या मिला है भाई? सर्ववर्मन से मिला है ताम्रपत्र। क्या मिला है? ताम्रपत्र मिला है, लेकिन गया से नहीं मिला है। कहाँ से मिला है? आसिरगढ़ से मिला है। ध्यान में रखना है, कहाँ से मिला है? आसिरगढ़ से मिला है। वही चीज लिखा हुआ है, सर्ववर्मन का ताम्र मुद्रा अभिलेख आसिरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ना कि गया से। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 138। हो रहा है गुप्त वंश के पतन से लेकर, जब गुप्त वंश का पतन होता है उस समय से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान, हर्षवर्धन के उत्थान तक, जब तक नहीं हर्षवर्धन आ जाता है, निम्नलिखित में से किन राजाओं का शासन था? किसका शासन था बोल रहा है? मगध के गुप्त का शासन था। उसके बाद मालवा के परमार का था क्या? नहीं, मालवा के परमार का तो कहीं नहीं देखें, तो ये नहीं होगा। और दो नहीं है तो दो जहाँ है उसको काट दो, यहाँ है काट दो, यहाँ है काट दो। उसके बाद देखो थानेश्वर में पुष्पभूति वर्धन का बिल्कुल था, तो 3 यहाँ है, उसको रखो। 3 कहाँ है? 3 यहाँ है क्या? नहीं है, तो इसको भी काट दो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक शक्तिशाली गुप्त साम्राज्यों के पतन के फलस्वरूप जो भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण तथा विभाजन की प्रवृत्तियां प्रारंभ हुई, मतलब विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो गया था। इस दौरान अनेक स्थानीय सामंतों एवं शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक, मतलब हर्षवर्धन जब तक नहीं आ जाता है भारत में, तब तक उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों का शासन था, जिसमें मगध का था, मगध में गुप्त का था। उसके बाद थानेश्वर में था, थानेश्वर में किसका था भाई? पुष्पभूति का था। कन्नौज में मोखरी का था, और वल्लवी में जो है मैत्रक का शासन हुआ करता था। अगर पूर्व एवं पश्चिम का विभाजन ना करके केवल उत्तर और दक्षिण का विभाजन किया जाए तो केवल, मतलब अगर यदि पूर्व और पश्चिम का विभाजन नहीं किया जाए, खाली उत्तर और दक्षिण का विभाजन कर दिया जाए, तो इसमें क्या होगा? 2 ही को होगा। लेकिन हालांकि यहाँ क्या पूछ रहा था? यहाँ पूछ रहा था कि गुप्त वंश के जब पतन हुआ उसके बाद से 7वीं शताब्दी के जब तक नहीं हर्षवर्धन आ जाता है भारत, तो उत्तर भारत के निम्नलिखित राजवंश, तो उत्तर भारत में तो सब चीज आ जाएगा ना। क्लियर है? अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धन राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना की गई थी किसके द्वारा भाई? तो पुष्यभूति के द्वारा। किसके द्वारा? पुष्यभूति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 के द्वारा। एक के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पुष्यभूति
वर्धन के द्वारा वर्धन वंश की स्थापना की गई थी। वानभट्ट की रचना जो है हर्षचरित के अनुसार, देखो एक क्वेश्चन यहाँ से और मिल गया कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है, तो हर्षचरित आपका वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो वानभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना जो है कुशभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर या फिर स्थानेश्वर में की थी। कहाँ पे की थी, थानेश्वर बोलो या फिर स्थानेश्वर बोलो। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के समय की सूचना किस पुस्तक में निहित है, तो कल्हन की पुस्तक जो है हर्ष के समय किसकी पुस्तक में निहित है, तो कल्हन की पुस्तक में निहित है। किसके पुस्तक में, कल्हन। अच्छा, कल्हन की पुस्तक का क्या नाम है, इसको कमेंट में फेंक मारो। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है, कमेंट में फेंक मारो। हर्ष के समय विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि वानभट्ट की कृत जो है हर्षचरित से प्राप्त होता है, लेकिन हर्षचरित है ये नहीं है ऑप्शन में। कल्हन इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं जो है कल्हन की कृत जो है राजतरंगिणी में भी मिलती है। कालिदास एवं हरिसेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये हर्ष से पूर्व काल के हैं, कालिदास और कौन, हरिसेन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो। हालांकि हम लोग अगर यदि कल्हन नहीं रहता तो इनमें से कोई नहीं को मारते, कल्हन नहीं रहता तो, लेकिन कल्हन है तो कल्हन को मारे हैं। और अगर यदि वानभट्ट की रचना वानभट्ट की रचना हर्षचरित होता एग्जाम्पल में, तो अगर ऑप्शन में वानभट्ट की रचना हर्षचरित रहता तो क्या होता, आंसर दोनों होता, कल्हन। अच्छा, अगर बोलता किसी एक को चूज करने तो हम लोग हर्षचरित को चूज करते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो अभी देखें किसका है भाई, वानभट्ट का है। किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है ना। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि वानभट्ट की कृत हर्षचरित से प्राप्त होती है। अगला देखो, हर्षचरित ग्रंथ की रचना जो है सुप्रसिद्ध लेखक वानभट्ट ने की है। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है, मतलब उसके बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन करते हैं, मतलब जीवन के बारे में बताते हैं। हिंदी लिखा है खतरनाक वाला। अगला क्वेश्चन है हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ भाई, तो कन्नौज। कन्नौज हुआ करती थी हर्ष के साम्राज्य की राजधानी। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, कन्नौज हुआ करती थी। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष राजश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी, जो बाद में हर्ष ने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया, ताकि वह जो है राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी तरह सहायता कर सके। यह हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए उपयुक्त था। क्लियर है। एक्चुअली में क्या हुआ था ना, ये जो कन्नौज क्या नाम है, हर्षवर्धन था ना, इसका जीजाजी को मार दिया था कोई एक शासक था, शशांक नाम, उसने मार दिया था। तो इसकी बहन जो है विधवा हो गई थी। अब इसकी बहन को भी कोई मार देता, इसीलिए इसकी बहन जो है भाग गई थी जंगल में। तो उसको फिर खोजा हर्षवर्धन, फिर लाया अपने साम्राज्य में और बोला कि हम संरक्षण देते हैं, तुम शासन करो। और फिर आगे हर्षवर्धन क्या किया था, तो संरक्षण दिया और उसकी बहन शासन कर रही थी। ये कहानी है कुल मिला के। अगला क्वेश्चन देखो, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो थानेश्वर था, लेकिन थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया, कहे कि उसकी बहनवा भी बहन रहा करती थी, उसके लिए कहे कि उसको भी संरक्षण देना था, कहे कि उसकी बहन को कोई मार देता, जीजाजी को पहले ही शशांक नामक व्यक्ति ने मार दिया था। तो यहाँ पूछ रहा है कि कहाँ पे स्थानांतरित किया था, मतलब थानेश्वर से। तो थानेश्वर से कहाँ पे स्थानांतरित किया था भाई, तो थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था, ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। क्या किया है, सम्राट हर्षवर्धन जो है ये 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कौन कौन सा है, मतलब कहाँ पे बोल रहा है ना, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पे, तो कन्नौज में और प्रयाग में। कन्नौज इसकी राजधानी हुआ करती थी।
चलो, अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने जो है कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई। उसके बाद चीनी साक्ष्यों से बताया गया है कि इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देश के प्रसिद्ध ब्राह्मणों और श्रमिकों, सैनिकों और राजपुरुषों आदि के साथ जो है उपस्थित हुआ था। इस सभा की अध्यक्षता जो है हेन संघ ने कर दी थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज के संगम के क्षेत्र में समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद भी कहा जाता था। तो क्वेश्चन आएगा कि महामोक्ष परिषद क्या है? तो हर्षवर्धन के समय में, किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में जो है प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज में, हर्षवर्धन के समय में प्रति 5वें वर्ष यानी 5 साल के बाद प्रयागराज में, कहाँ पे? प्रयागराज में। प्रयागराज का जो संगम वाला क्षेत्र है यानी गंगा यमुना और सरस्वती का जहाँ पे मिलन है, संगम वाला क्षेत्र है, वहाँ पे एक समारोह का आयोजन किया जाता था। समारोह का मतलब मेला एक लगाया जाता था और यही मेला का नाम दिया गया है महामोक्ष परिषद। क्या नाम दिया गया है? महामोक्ष परिषद। हेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित थे। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि हेनसांग जो है स्वयं छठे समारोह में उपस्थित हुआ था, जिसमें 18 देशों के राजा भारत आए हुए थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। अभी देखें प्रयागराज के संगम के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? मतलब भारत में शासन कर रहा है हर्षवर्धन और असम में कौन उस समय शासन कर रहा था? तो असम में शासन कर रहा था भास्कर वर्मन। कौन कर रहा था? भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन आपका असम में शासन कर रहा था। हर्ष के समय भास्कर वर्मन ने असम पर शासन किया। वह कामरूप यानी असम के वर्मन राजवंश का अंतिम शासक हुआ करता था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि वर्मन राजवंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है? तो वर्मन राजवंश का अंतिम शासक हो जाता है आपका कौन? कामरूप। कौन हो जाता है? कामरूप हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सॉरी, भास्कर वही है ना, भास्कर वर्मन ने असम पर शासन किया था। वह कामरूप बोला जाता था। असम को क्या कहा जाता था? कामरूप को बोला जाता था। तो कामरूप में वर्मन राजवंश का अंतिम शासक हो जाता है आपका भास्कर वर्मन। अच्छा, क्वेश्चन आएगा कि हर्षवर्धन का समकालीन कौन था? और ऑप्शन में रहेगा भास्कर वर्मन। तो हाँ, टिक लगा के आ जाना है भास्कर वर्मन। क्लियर है? देखो, हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच जो है युद्ध का असंभावी हो गया। फलतः नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय। ये वाला कौन सा क्वेश्चन पढ़ लिया? अच्छा, इधर आना था, सॉरी। ये वाला है। क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर, कहाँ पे? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को कौन रोका? तो देखो, जब सम्राट हर्षवर्धन दक्षिण भारत में हमला करना चाहा, बोला कि हम दक्षिण भारत में कब्जा करेंगे। दक्षिण भारत में जब आक्रमण करता है तो दक्षिण भारत में आक्रमण करने के टाइम नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत का एक शासक था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने हर्षवर्धन को रोक दिया था। तो वही चीज लिखा हुआ है कि हर्ष की विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। जब हर्ष विजय कर रहा था तो विजय के फलस्वरूप उसकी जो है पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक जो है उसकी सेना पहुंच गई थी। पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर भारत की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध का आरंभ हो गया। फलतः नर्मदा नदी के तट पर जो है दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय की
एहोल प्रशस्ति एवं हैंसंग का विवरण इस युद्ध का साक्ष्य है। उसके देखो, पुलकेशिन द्वितीय जब हर्ष को मार देता है नर्मदा नदी के तट पर, तब पुलकेशिन द्वितीय क्या बोलता है कि एक अभिलेख लिखेंगे, और इस अभिलेख में लिखेंगे कि किस तरह हम उत्तर भारत के महान शासक हर्षवर्धन का हत्या कर दिए। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी और कहां से मिलती है, तो हैंसंग का एक पुस्तक है, उससे मिलती है हैंसंग का विवरण इस युद्ध के जो है साक्ष्य। हैंसंग भी बताता है इस युद्ध के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? हर्षवर्धन को कौन मारा था? कीर्तिवर्मन द्वितीय नहीं, विक्रमादित्य द्वितीय नहीं, पुलकेशिन प्रथम नहीं, पुलकेशिन द्वितीय राइट। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है भाई, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करते हुए। देखो, कुषाण है, पुलकेशिन द्वितीय है, हर्षवर्धन है, समुद्रगुप्त है। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में अभी गरम गरम पढ़े हैं ना, गरम गरम पढ़े हैं, तो ये इसके बारे में क्या पढ़े भाई पुलकेशिन द्वितीय के बारे में? ये क्या था? दक्षिणापथेश्वर। पुलकेशिन द्वितीय जो था ये दक्षिण भारत का था, इसलिए इसको कहा जाता था दक्षिण पथेश्वर। यानी बी का मिलान हो जाएगा 3 से। बी का मिलान 3 कहाँ है? बी का मिलान यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, बाकी सी में नहीं है, बी में नहीं। अगला देखो, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन जो है शकलोत 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 रत्नाथ, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। हर्षवर्धन का क्या हो जाएगा? 2 से, यानी सी का 2। सी का 2 किसमें है? सी का 2 इसमें है, बस ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कुषाण देवपुत्र। कुषाण जो है वो देवपुत्र की उपाधि धारण किया था। कुषाण देवपुत्र की उपाधि धारण किया था। पुलकेशिन द्वितीय जो है दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण किया था। हर्षवर्धन जो है सलकोत पथनाथ की उपाधि धारण किया था, और समुद्रगुप्त जो है कविराज की उपाधि धारण किया था। क्लियर है? समुद्रगुप्त जो है कविराज की, कुषाण जो है देवपुत्र की, पुलकेशिन द्वितीय जो है दक्षिणापथेश्वर की, और हर्षवर्धन जो है सकलोत पथनाथ की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। मतलब पुलकेशिन जो है हर्षवर्धन को कब मारा था ये पूछ रहा है, तो 618 ईस्वी, 618 ईस्वी में मारा था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। उधर पुलकेशिन भी उत्तर भारत की ओर जो है विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच जो होता है युद्ध होता है। उसके बाद जो होता है पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः हर्ष की पराजय होती है, मतलब हर्षवर्धन हार जाता है। अतलेकर का विचार है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध जो है 630 से 634 के बीच हुआ है, और इसका पहला कारण यह है कि बल्लभी का युद्ध जो है 630 के पहले नहीं हो सकता है, और युद्ध मतलब यह युद्ध जो है परिणाम वाला था। उसके बाद पुलकेशिन का 630 का लोहरना से लेख प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा जिन शस्त्रों से उल्लेख करता है कि उसमें हर्ष का नाम नहीं है, परंतु 634 इसमें एहोल प्रशस्ति इस युद्ध का उल्लेख करता है। अप्रैल 2016 में भंडाकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या है? भंडाकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं ने एक पत्र, मतलब ताम्रपत्र लेख के आधार पर जो है यह विचार व्यक्त किया है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्ष का युद्ध जो है 618 ईस्वी में निश्चित किया जा सकता है। इंपेरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया में इस युद्ध का समय जो है 620 लगभग बताया है। इस युद्ध का सही समय जो है 18 मानना अधिक उपयुक्त होगा। देख रहा है एक ही क्वेश्चन के बारे में, मतलब एक ही चीज के बारे में, कोई बोल रहा है कि 630 में युद्ध हुआ है, कोई बोल रहा है 634 में हुआ है। 2016 में एगो क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है भंडाकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बोल रहा है कि
618 में हुआ है और कोई बोल रहा है 620 में हुआ है। क्लियर है? तो लास्ट में कैलकुलेशन ये निकाला गया कि 618 वाला ज़्यादा वैध है, मतलब वैलिड है। अगला क्वेश्चन देखो, कविवान निवासी था। जो कविवान था ये कहाँ का था भाई? ये कहाँ का था? कविवान का जो है ना, ये कहाँ जन्म लिया है, इसको भी लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। तो पाटलिपुत्र में नहीं हुआ है, थानेश्वर में भी नहीं हुआ, भोजपुर में भी, उपयुक्त में से कोई नहीं मारो इसको। क्लियर है? देखो, वान भट्ट के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों के मध्य काफी मतभेद देखने को मिलता है। कुछ विद्वान के अनुसार उनका जन्म जो है बिहार के सोन नदी के किनारे प्रतिकुटा नामक गांव में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? प्रतिकुटा नामक गांव में हुआ है। कोई विद्वान बोल रहा है कि प्रतिकुटा नामक गांव में हुआ है, जबकि कुछ विद्वान के अनुसार जो है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कन्याकुब्ज यानी कन्नौज के समीप प्रतिकुट गांव में हुआ है। इसके पिता का नाम जो है चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी बताया गया है। तो कविवान का निवास स्थान कहाँ है भाई? कविवान का निवास स्थान हमको लोगों को नहीं पता, क्योंकि विद्वान को भी नहीं पता है, मतलब इतिहासकार भी अभी सही कैलकुलेशन पे नहीं पहुंचे हैं कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। क्लियर है? तो इसमें अगर यदि कोई भी ऑप्शन रहेगा वन का निवास स्थान, तो ऑप्शन कोई भी रहेगा तो उसमें मानना है कि नॉन ऑफ दिस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हैनसंग किसके शासन काल में भारत आया था? तो हैनसंग आया था हर्षवर्धन के शासन काल। किसके शासन काल में? हर्षवर्धन। तो सम्राट हर्ष लिखा हुआ है। हर्षवर्धन के समय की अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण घटना चीनी यात्री हैनसंग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों में भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांगा शासकों की राजधानी जो है चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया था। अपने मध्य एशिया तथा भारत की यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे सी युक्ति कहा जाता है। यानी क्वेश्चन आएगा कि सी युक्ति किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन की पुस्तक है। हर्षवर्धन बोल रहे हैं, हैनसंग की रचना है। हैनसंग की रचना है। क्या नाम है हैनसंग की पुस्तक का? सी यू की। इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो पूरे मध्य एशिया के बारे में और भारत का यात्रा के बारे में इन्होंने बताया कि मैंने भारत में यहाँ घूमा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो अभी बताएं भाई, कौन था? हैनसंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री था युआन चोंग। उसका नाम है हैनसंग। क्या नाम है? हैनसंग। तत्कालीन भारत के सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हैनसंग बताता है, क्या बताता है भाई, कि सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित था। नहीं। हैनसंग क्या बोलता है जानता है? हैनसंग बोलता है कि भारत में जो सड़क मार्ग है और नदी मार्ग है ये पूरी तरह लूटपाट से लुप्त था, सुरक्षित नहीं था। ये गलत है। ठीक है, बताया था कि लूटमार होता है, ये बोल रहा है पूरी तरह सुरक्षित है। सुरक्षित नहीं बताया था, सुरक्षित नहीं बताया था, यानी एक नंबर गलत है। एक नंबर गलत है, जहाँ एक है काट दो, यहाँ एक है, यहाँ एक, यहाँ एक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? एक बार पूछा गया है, पूछा है 2013 में ना, और एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद और दो को पढ़ लो। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति को निर्दोष अथवा दोषी का निर्णय। हाँ, हर्षवर्धन जब आया था ना भारत, हर्षवर्धन के समय में जब हैनसंग आया था, सॉरी हर्षवर्धन नहीं, हर्षवर्धन तो यही के शासक था। हर्षवर्धन के समय में जब हैनसंग आया था तो उन्होंने बताया कि भारत में हम देखें कि यहाँ जब अपराध कोई करता है ना तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। दंड क्या क्या दिया जाता है जानता है? अग्नि में, आग में जला के मार दो, दंड से मतलब दंड देना इस तरह करके, जल में डुबो के मार दो, या फिर विष खिला के मार दो। अगर यदि ये सब से परीक्षा से पास हो लेता है तो इसको बोला जाएगा निर्दोष व्यक्ति है।
समझ रहा है, किस तरह का कठोर व्यवस्था था उसमें, अपराध भी बहुत कम हुआ करता था। उसके बाद वो रहा है कि व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं का शुल्क देना पड़ता था। हाँ सही बात है, जो व्यापारी थे उसको नौघाट और मतलब नाव वगैरह था ना, उस पर शुल्क देना पड़ता था। यानी 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। देखो, हैनसन के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः जो है सुरक्षित नहीं था। हैनसन स्वयं कई बार चोर और डाकुओं के चंगुल से फंस चुका था। हैनसन को भी कोई चोर मोबाइल वगैरह ला रहा होगा, हैनसन तो चोरा लिया था, चोर डाकू, ठीक है। इस प्रकार जो है एक गलत हो जाएगा। हैनसन के अनुसार अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल और विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। इस सब परीक्षा से अगर यदि पास होता था तो बोला जाता था ये निर्दोष है। आज क्या है, आज पैसा दो निर्दोष हो जाएगा। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों और घाटों, बिक्री और वस्तुओं आदि पर भी जो है कर लगाया जाता था, जिससे राज्यों को जो है पर्याप्त धन प्राप्त होता था। मतलब कर लगाया जाता था जिससे राज्य को जो है धन मिलता था राज्य को चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के दरबार में हैनसन को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? किसने भेजा था भाई? ये तो आया था खुद, हैनसन को आया था खुद घूमने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई नहीं। हैनसन चीनी का तंगवंशी शासक ताई सुंग का समकालीन था, इसी के राज्य का नागरिक था। तुर्क आक्रामकताओं से भय से ताई सुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिमी में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। हैनसन ने तंग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से जो है भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया था। मतलब ये आया था 629 में। भारत प्रवेश के बाद वह जब वापस चीन पहुंचता है तब सम्राट ने उसे कृत्यों के लिए जो है उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया और उसने अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त कर दिया। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है हैनसन की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्थान के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिलता था कहाँ पे? तो सूती वस्त्र मिलता था उस समय मथुरा में। ऑप्शन नंबर बी। चीनी यात्री हैनसन हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसके अनुसार मथुरा में उस समय जो है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, जबकि बनारसी समृद्ध नगर था। बनारस में समृद्ध नगर था, ठीक है। उसके बाद परिवार धनी थे, घरों में दुर्लभ बहुमूल्य वस्तुएं थी। हैनसन बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का कारण वहां का व्यापार हुआ करता था, साथ ही भूमि उर्वरक थी जिससे जो है फसल जो है प्रचुर मात्रा में हुआ करती थी। फान ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि अथवा व्यापारियों के लिए जो है लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी को अधिकांशतः व्यापारी हुआ करते थे जो विभिन्न वस्तुओं का जो है व्यापार किया करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हुआ करता था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। किसके लिए भाई? कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। ऑप्शन नंबर सी। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए जो है कोसे शब्द का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है, चीनी यात्री हैनसन ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना बिहार में, अभी वहां पे जो है पढ़ा था। कौन? चीनी यात्री। यानी देख रहा है चीन से भारत आता था तब पढ़ने के लिए। कब की घटना है? 629 ईस्वी की घटना है। 637 ईस्वी में हैनसन नालंदा विश्वविद्यालय में गया था। इस समय यहाँ के कुलपति हुआ करते थे आचार्य शीलभद्र। भाई साहब ये वाला जानता है? ये वाला कब था भाई? मार्च था क्या? मार्च अप्रैल था। ये शायद 26 अप्रैल 2026 को कौन सा एग्जाम था भाई? झारखंड जेटेट का शायद था।
ठीक है, उसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था पता है, कि जब हैंसंग भारत आया था, और भारत में कहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय में जो पढ़ने के लिए गया था, कौन, हैंसंग हुआ, तो उस समय वहां के कुलपति कौन थे, तो कुलपति थे आचार्य शिलभद्र। कौन थे भाई, आचार्य शिलभद्र। ये यदि मेरा भाई देख रहे होंगे ये ये लेक्चर को, तो पक्का उनको याद होगा ये क्वेश्चन, भाई कि हमको वो बता रहे थे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय के उस समय के कुलपति कौन थे, ये आया था क्वेश्चन में। क्लियर है, देखो लगभग 1.5 वर्ष तक जो है नालंदा विश्वविद्यालय में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया, और इसके बाद जो है बंगाल, उड़ीसा और धन्यकटक होता हुआ जो है कांची पहुंच जाता है, और अपनी यात्रा के दूसरी दौर में हैंसंग पुनः नालंदा आया, और वहां उसने व्याख्यान दिया। व्याख्यान माने भाषण। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, तो वो वाला ध्यान में रखना है कि जब हैंसंग भारत आया था, भारत में जब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय का कुलपति कौन था, ध्यान में रखना क्वेश्चन का, कि पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखो, आज भी भारत में हैंसंग को याद करने का मुख्य कारण क्या है, भारत में आज भी हैंसंग को याद किया जाता है, क्यों भाई, क्योंकि इसकी एगो पुस्तक है जिसका नाम है सी यू की, किसकी पुस्तक है, हैंसंग का है, जिसके कारण हम लोग जो है इसको याद करते हैं। ये अगर यदि कुछ नहीं काम करता तो इसको कौन पढ़ता, बहुत सारा आदमी आया होगा भारत, बहुत सारा भारत आया होगा ना आदमी, लेकिन सबके बारे में थोड़ी पढ़ना है, जो कुछ विवरण दिया है, जो जिसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जो आके कुछ किया है वो भारत में, उसके बारे में पढ़ना है। हैंसंग अपनी यात्रा का विवरण जो है एक ग्रंथ में लिखा है, जिसे कहा जाता है सी-यू-की। हैंसंग की इसी रचना के कारण जो है याद किया जाता है, क्योंकि इसमें तत्कालीन भारत के संबंधित काफी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने वेनमाल की यात्रा की थी, तो ये हैंसंग ही था। कौन था, हैंसंग वेनमाल की यात्रा की थी। हैंसंग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है। इसका विवरण का चर्चा किया गया है सी-यू-की नामक पुस्तक में, जो इसी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, सी-यू-की नामक यात्रा का विवरण किससे जुड़ा है, हैंसंग से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हैंसंग से बिहार का भ्रमण किया गया लगभग कब, तो 637 में, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो एक मिनट, चीनी यात्री इत्सिंग, इत्सिंग के बारे में पूछ रहा है, नॉट हैंसंग। हैंसंग रहता तो 637 मारते फट समय, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने गया था वो। क्लियर है, यहाँ बोल रहा है कि चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था कब, तो बिहार का भ्रमण किया था 771 में। कब किया था, 771 में किया था। कौन, इत्सिंग। तो इसमें से कोई नहीं, 771 है नहीं ना, 671। चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 से 695 ईस्वी तक, वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगी के साथ जो है बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन अथवा अध्ययन तथा बौद्ध ग्रंथ के संग्रह हेतु, मतलब बौद्ध ग्रंथ को इकट्ठा करने के पश्चात विश्व भ्रमण करने के निश्चय किया। उसके बाद उसके साथियों ने उसका साथ जो है छोड़ दिया। वह अकेला ही केंटन नगर से जहाज में बैठकर जो है भारत की यात्रा पर चल दिया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था और सुमात्रा होता हुआ जो है चीन वापस लौट गया था। कौन, इत्सिंग हुआ। क्लियर है, पहले आया था अपना फ्रेंड सब के साथ, फ्रेंड सब धोखा दे दिया बीच में, तो इत्सिंग बोला कि ना तुम लोग रहो यही, हम अकेले जाएंगे, मेरा इतिहास में नाम होगा। अकेले आया, इतिहास में नाम हुआ, उसका दोस्त सब भी आता, तो उसके दोस्त सबको भी बढ़ाते हैं कि इत्सिंग का दोस्त ये था। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपवाक्य उत्तर वर्षकालीन स्रोत में जो है प्राय उल्लेखित हुंडी के स्वरूप में परिभाषित करता है, तो विनय पत्र किसमें है, विनिमय पत्र। क्लियर है, भारत में साख पत्रों का प्रचलन जो है बहुत प्राचीन था। इसे हुंडी भी कहा जाता है। व्यापार काल में क्रय विक्रय नगद और उधार पर किया जाता था। यदि
माल क्रय अथवा विक्रय नगद होता था तो ऐसी स्थिति में जो है भुगतान तत्कालीन कर दिया जाता था। दूसरी तरफ यदि यदि व्यापारी उधार लेन देन करता था तो उसका जो सौदा जो है मूल्य तुलना तुरंत ना चुकाकर जो है भविष्य में चुकाता था। ऐसी स्थिति में जो है भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख पत्र माल बेचने वाले व्यक्ति को जो है एक निश्चित अवधि में भुगतान का अवशासन देता था। आधुनिक समय में इन साख पत्रों को जो है विनिमय पत्र अथवा फिर प्रतिज्ञा पत्र के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करता है? जो चीनी लेखक हुआ है ये भारत का उल्लेख जो है इंतुंग नाम से करता है। क्या नाम से? इंतुंग। बोलता है कि ये जो भारत है ना इंतुंग है, इंतुंग 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 मतलब भारत। ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन काल में चीनी लेखक ने भारत का उल्लेख जो है इंतुंग इंतु तथा तियंचू तियंचू नाम से किया है। यानी तियंचू बोलो, कोई बोलेगा कि भारत कहाँ का रहने वाला है तो बोल देना तुम तियंचू, तो समझ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि चीनी यात्री सब प्रयोग करता था, चीनी लेखक सब। अगला क्वेश्चन देखो, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण हुआ कौन भाई? मुसलमान। कौन हुआ भाई? मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया मुसलमानों के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे प्राचीन बिहार का क्या नाम है? नालंदा। बिहार का मतलब क्या होता है भाई? निवास स्थल। बिहार का मतलब निवास स्थल। तो बिहार प्रांत में स्थित जो है नालंदा भारत में सबसे प्राचीन बिहार हो जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के कार्यकाल में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, नालंदा कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश में है क्या? उत्तर प्रदेश में है क्या? आंध्र प्रदेश में है क्या? बिहार में है क्या? बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। अच्छा, कौन सा व्यापारिक केंद्र था? तो कन्नौज व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। कौन सा? गुप्तोत्तर काल में कन्नौज जो है व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। क्लियर है? गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटकर जो है कन्नौज स्थानांतरित कर दिया गया था। उज्जैन का महत्व जो है गुप्त काल के शासक गुप्त काल में शक विजय के बाद जो है बहुत बढ़ गया था, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे दूसरी राजधानी बनाया था। गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर जो है अपनी राजधानी बनाया और कन्नौज गंगा यमुना दोआब में स्थित हुआ और उसमें जो है महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण जो है तीन शक्ति जैसे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र भी बन गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सामंतवाद का विकास। सामंतवाद का विकास जो है गुप्तोत्तर काल में कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। सही बात है भाई, सामंतवाद का विकास जो है गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। ये सही है। उसके बाद इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग और आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। हाँ, ये दोनों सही है, कारण भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही हो जाएगा। क्लियर है? देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये जो निम्नलिखित कथन दिया है ना यहाँ पे, इस पर विचार करना है। बोल रहा है कि चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। अच्छा, चीनी यात्री फाहियान लिया था कनिष्क के द्वारा? फाहियान तो नहीं लिया था भाई। दूसरा बोल रहा है चीनी तीर्थ यात्री हैन सांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का जो है प्रतिरोधी पाया।
बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी कब पाया हुआ? हर्ष तो बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी थोड़ी था। दोनों स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई? गलत है। सही चुनने बोल रहा था, एक भी सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो, चीनी तीर्थयात्री फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? कनिष्क द्वारा, कनिष्क, यहाँ पे बोल रहा है कनिष्क का हो जाएगा ना, आया था। उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। चीनी तीर्थयात्री हैंसंग 629 ईस्वी में तंग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। हर्ष हैंसंग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। हैंसंग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को जो है राजश्रेय प्रदान किया था तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया था। ये तो प्रतिरोध का कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्लियर है? और चीनी यात्री फाहियान जो है ये गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कनिष्क तो कोई लेना देना ही नहीं होगा। तो एक नंबर भी गलत है, 2 नंबर भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है कि फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया। अच्छा, फाहियान हर्ष के शासनकाल में आया था क्या? हर्ष के शासनकाल में हर्षवर्धन आएगा? हर्षवर्धन नहीं, हैंसंग आएगा ना। फाहियान तो नहीं आया था, एक नंबर गलत है। उसके बाद हैंसंग चीनी बौद्ध या भिक्षुक था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा, यहाँ पे क्या किया है पता है? यहाँ पे फाहियान के जगह में हैंसंग कर दिया है और हैंसंग के जगह में फाहियान कर दिया। यानी इसके जगह में ये लग दो, हैंसंग यहाँ कर दो और फाहियान यहाँ कर दो, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन उल्टा करने के कारण दोनों स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा और कितने से कोई नहीं सही। क्लियर है? देखो, ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी जो हम लोग पढ़े ना, ये वाला 2004 में जो पूछा गया इससे वही चीज पूछ लिया है आपका 2023 में बीपीएससी को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया भी है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान चीनी यात्री भारत आया था। इसके द्वारा किए गए वर्णन के आधार पर तत्कालीन भारत, इसके द्वारा किए गए वर्णन के आधार पर तत्कालीन भारत, इसके द्वारा किए गए वर्णन के तत्कालीन भारत सांस्कृतिक, धार्मिक आदि दशा का वर्णन प्राप्त होता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रमुख घटना चीनी यात्री हैंसंग यानी वन चुंग के भारत आगमन की है। इसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ सी यू की है तत्कालीन भारत की राजधानी जो है धार्मिक, सांस्कृतिक और आदि दशा का वर्णन प्राप्त होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बोला विदेशी यात्री दिया है और भारत भ्रमण का वर्ष। फाहियान कब आया था भाई? फाहियान कब आया था? तो फाहियान जानते हैं, फाहियान आया था आपका 402। कब आया था? 402 में। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है भाई? 399। फाहियान आया था 402। कब आया था? 402। हैंसंग आया था, कौन सा सुमिलित नहीं है ना? एक मिनट, 402 से 412 तक रहा था, यानी इसको हम सही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हैंसंग आया था 629 में। 629 में हैंसंग आया था। 669 में हित्सिंग आया था और अल मसूदी आया था 957 में। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए को लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए को इसमें लगा सकते हैं। 2021 का क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन देखते हैं। देखो, फाहियान भारत के भ्रमण का काल जो है केवल 10 वर्ष का था। 402 में, अभी बताएं, 402 से लेके 412 तक रहा। तो यहाँ पे क्या दिया है भाई? यहाँ पे दिया है 399। यानी अगर यदि मानेंगे तो ये भी हमारा सुमित नहीं है, और अगर यदि एक का इधर उधर करे तो चलो भाई ठीक है, लेकिन हमको सुमिलित नहीं वाला पूछ रहा है, तो इसीलिए हम इसके साथ गए थे। उसके बाद देखो, जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा जो है अवधि 399 से 314 तक की, जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा जो है, अच्छा, चीन से निकला हुआ था 399 में, इसलिए वो दिया आपको। ठीक है। हैंसंग का भारत में भ्रमण जो है
629 से लेकर 645 तक है। इत्सिंग का भारत में भ्रमण 671 से लेकर 695 है। ये भी सही है, ये भी सही है, बताया अभी। जबकि अल मसूदी ने जो है 615 से लेकर 616 ईस्वी में भारत में भ्रमण किया था। यानी 615 ही हो जाएगा, 615 और 616 915 और 16, ये होगा इसका राइट डेट। और इसका होगा 402 से लेकर 412 तक। यानी अगर यदि बात किया जाए तो दोनों मेरा क्या है, ए और डी दोनों आंसर में होगा। लेकिन ये जो 2021 में पूछा गया था ना, ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था यूपीपीसीएस के द्वारा, यूपीआरओ के द्वारा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। तो ध्यान में रखना है कि फाइयान आया था 402 में। फाइयान कब आया था भाई? 402 में। हैंसंग आया था 629 में। इत्सिंग आया था 669 में। और अल मसूदी आया था 957। क्लियर है? अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम में क्या करना है, सजाना है। यानी कौन पहले आया, कौन बाद में आया। अभी जो देखे क्वेश्चन को यूपीआरओ के द्वारा, वही चीज यूपीपीसीएस 2024 में पूछा है। देखो, इत्सिंग, हैंसंग, अल-बरूनी और अल मसूदी की जगह में अल-बरूनी दे दिया है, फाइयान दे दिया है। तो फाइयान हम लोग कब देखे थे भाई? 402। फाइयान अभी देखे ना, कहाँ गया? फाइयान ही था ना, फाइयान 402 कब आया? 402 में। उसके बाद अल-बरूनी कौन आया था? अल-बरूनी देखते हैं। हैंसंग 629 में। यानी एक मिनट, फाइयान जो आया था 402 में, डेट वाला लिख देते हैं, 402 आ जाएगा इसका डेट। हैंसंग आएगा 629 कर देते हैं इसका डेट हैंसंग का। ये डायरेक्ट 637 में गया था नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए। अल-बरूनी की अगर बात किया जाए तो ये 11वीं शताब्दी में आता है, 11वीं में आता है, 11 लिख देते हैं ना खाली। उसके बाद इत्सिंग रह गया। इत्सिंग आया था 671 में। कब आया था? 671 में। 676 था ना उसमें, 671 में। आप मिलान कर लो तो सबसे पहले कौन आएगा? फाइयान। सबसे पहले कौन आएगा? फाइयान। यानी 4 जिसमें होगा पहले वही आएगा। 4 देखो यहाँ पे पहले है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फाइयान के भारत का भ्रमण का काल जो है केवल 10 वर्ष का है। 402 से लेकर 412 तक। जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा जो है 399 से लेकर 414 तक की है। हैंसंग भारत का भ्रमण किया 629 से लेकर 645 तक। इत्सिंग भारत का भ्रमण करता है 671 से लेकर 695 तक। और अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। कब आया था? 11वीं शताब्दी में। और इस प्रकार जो हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। बोल रहा है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख जो है हैंसंग, अबू जैद और अल्लु मसूदी तथा अल-बरूनी ने किया है। देखो, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख जो है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख जो है कौन कौन किया है भाई? अल मसूदी, अल-बरूनी ने किया है। हाँ सही बात है भाई, अल-बरूनी ने और अल मसूदी ने किया है, सही बात है। उसके बाद सामरपुर, यत्रोस्त सूर्य का पूजा से संबंधित है। हाँ, ये दोनों कथन जो है सही होगा, और दोनों कथन सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखो दोनों कथन सही है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख जो है हैंसंग, अबू जैद और अल मसूदी तथा अल-बरूनी ने किया है, एक नंबर सही हो जाएगा। और शामपुर, यात्रोस्त सूर्य पूजा से संबंधित हो जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? कौन है जो सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व हो करता है, इसके बारे में बताना है। अत्यंत शासक, केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय और स्थानीय राजनीतिक सत्ता थी।
अत्यंत शासक जो है केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय व्यवस्था स्थानीय राजनीतिक सत्ता, ये गलत। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व के आधार पर प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच जो है स्वामी दास संबंध का बनाना, दोनों कथन सही है, ये गलत है। दोनों कथन किसमें सही है? ऑप्शन नंबर बी में। देखो इसको हम लोग ध्यान देते हैं। देखो सामंत शब्द का उल्लेख जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में किया गया है। सर्वप्रथम अश्वघोष यानी प्रथम शताब्दी में बुद्ध चरित्र में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया गया है। सामंती व्यवस्था के अंकुरण और शक कुषाण काल में हुआ है तथा राजपूत काल तक आते आते यह समाज में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया है। भारत में सामंती व्यवस्था कुषाणों से लेकर राजपूत काल तक सल्तनत तथा मुगल काल तक जो है प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बन रहा है। इस व्यवस्था के चरमोत्कर्ष के काल में भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सामंतों के प्रशासन पर बढ़ते प्रभाव के कारण जो है केंद्रीय सत्ता अत्यंत निर्बल हो गई थी और अपनी शक्ति के लिए सम्राट पूर्णतः जो है सामंतों पर ही आश्रित रहने लगे। उसके बाद देखो सामंतवाद के विकास के सामाजिक आर्थिक कारण शक कुषाण युग में स्पष्ट होने लगते हैं। इस समय ग्राम में ग्रामपतियों का समापन वर्ग उठ खड़ा हो गया था, जिसकी अधीनता में निर्धन किसानों का वर्ग था। इसके साथ ही विदेशी जातियों के कुलीन शासक वर्ग का स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार जो है स्वामी सामंत संबंधों का विकास हुआ। भारतीय सामंती व्यवस्था यूरोपीय सामंती व्यवस्था भिन्न थी। भारत में भूमि पर राजकीय स्वामित्व पाया जाता था, अर्थात सामंती व्यवस्था से भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था का उदय होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो 176 बोल रहा है यशोवर्मन के शोधनी अभिलेख के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हो जाते हैं वासुल कवि। कौन हो जाते हैं? वासुल कवि हो जाते हैं। देखो यशोवर्मन के शोधनी अभिलेख, अच्छा क्वेश्चन आएगा कि शोधनी अभिलेख किसका है? तो यशोवर्मन का है, यशोधर्मन का है, यशोधर्मन का है। यशोधर्मन के शोधनी अभिलेख के रचयिता वासुल कवि हैं। यह अभिलेख यशोवर्मन के शासनकाल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और साहित्यिक प्रमाण के रूप में माना जाता है, जिसमें राजा यशोवर्मन की हुनों पर विजय और अन्य महान कार्यों का वर्णन मिलता है। वासुल कवि के इस शिलालेख में यशोवर्मन की नीतियों का काव्यात्मक शैली का व्यापक किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। और कौन 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं उसके बारे में बताना है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे। शंकराचार्य द्वारा 4 धाम की स्थापना किया गया था, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों का विस्तार पर रोक लगाया था, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज का नाम दिया, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या गलत है और वही आंसर हो जाएगा आपका राइट। क्लियर है? देखो शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नाम से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म कहाँ होता है? तो केरल में होता है। यह छोटे से गांव में कलाडी में इनका जन्म होता है। शंकराचार्य के समय जो है बौद्ध तथा जैनियों का प्रभाव जो है आकार हिंदू समाप्त होता जा रहा था। इसी को रोकने के लिए उन्होंने जो है वेदांत पर बल देते हैं और हिंदू के उत्थान के लिए, मतलब हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रयासों के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्ध मिली। वेदों के अध्ययन और आकलन करने के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा करने का स्टार्ट किया। उन्होंने दर्शन को जो है अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक
माने जाते हैं। इनका विवरण जो है इस प्रकार है। सिंगरी पीठ कर्नाटक में है, दक्षिणा पीठ द्वारिका में दक्षिण में द्वारिका गुजरात में है, पश्चिम में जो है आपका पुरी उड़ीसा में है, और पूर्व में जो है ज्योतिष मठ उत्तराखंड में है, और उत्तर में है एक मिनट देखो इस तरह है कि सिंगेरी पीठ कर्नाटक में, दक्षिण भारत में सिंगेरी पीठ कर्नाटक में, उसके बाद पश्चिम भारत में गुजरात में द्वारिका, उसके बाद पूर्व में ओडिशा का पुरी, और उत्तर में उत्तराखंड का ज्योतिष मठ। क्लियर है? इस तरह 4 मठ का स्थापना किया गया था शंकराचार्य के द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य को बाद में शंकराचार्य बने, आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तभी हम लोग देखें कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ हैं? सिंगेरी पीठ, उसके बाद द्वारिका ज्योतिष मठ, प्रयाग है क्या? प्रयाग नहीं है, काट दो। द्वारिका ज्योतिष मठ, प्रयाग काट दो, ज्योतिष मठ द्वारिका पुरी सिंगेरी, ऑप्शन नंबर सी। बनारसी में भी नहीं है, प्रयाग में भी नहीं है, सिंगेरी में है, पुरी में है, द्वारिका में है, ज्योतिष मठ में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम से संबंधित नहीं है? पुरी है, द्वारिका है, उसके बाद और क्या देखें भाई, उसके बाद और क्या देखें, रामेश्वरम है, मानसवर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आता है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हो जाएगा, उत्तर में ज्योतिष मठ, दक्षिण में सिंगरी मठ, उसके पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा जोड़ा जो है सुमलित नहीं है? रवि कीर्ति, भवभूति, हरिसेन, दंडी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है ना? रवि कीर्ति पुलकित सिंधुप्य सही है, भवभूति कन्नौज की यशोवर्मन सही है, उसके बाद हरिसेन हर्ष ये गलत है, दंडी नरसिंह वर्मन ये भी सही है। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का रचेता है, हरिसेन किसका है? प्रयाग प्रशस्ति का रचेता है। समुद्रगुप्त का जो है संधि विग्रह सचिव था, जबकि हर्ष का दरबारी कवि जो है वानभट्ट था। हर्ष का दरबारी कवि क्या था? वानभट्ट था। अन्य विकल्प सही। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, एक तरफ दिया है दरबारी कवि, अभी जो पढ़े ना दरबारी कवि, और एक तरफ दिया है राजा। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा क्या बोले हैं कि एक और जैसे ही तुम लोग को पता रहेगा आ जाना ऑप्शन में डायरेक्ट। तो देखो अमीर खुसरो दरबारी कवि था, किसका जानता है? अलाउद्दीन खिलजी का। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, ऑप्शन नंबर डी। ए का डी किसमें है भाई? ए का 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी और सी, 2 को काट दो। उसके बाद कालिदास जो था, कालिदास कौन? तो कालिदास किसके शासनकाल में आया, मतलब किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय, बताए, यानी बी का क्या हो जाएगा? 1। बी का 1 किसमें है? ऑप्शन नंबर अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था, उसके नवरत्नों में से एक था, और हरिसेंद्र जो है वो समुद्रगुप्त का संधि विग्रह और सचिव था, और वानभट्ट जो हो जाता है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि होता है। वानभट्ट हर्षवर्धन का होता है। चलो और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है यही 183 नंबर क्वेश्चन, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। सही जोड़े बनाएं और नीचे दिए गए कुटों को चुनना है। देखो भोज है, दुर्गावती है, समुद्रगुप्त है, अशोक है, ये कहाँ कहाँ से है? तो अशोक हम लोग देखे थे ना, अशोक के बारे में, ये आपका हो जाता है उज्जैन से ना। अशोक कहाँ का हो जाता है भाई? उज्जैन का। अब देखो यहाँ ऑप्शन में देखो, ऑप्शन देखो
अशोक हो जाता है उज्जैन से, यानी डी का 1। डी का 1 किस में है, वही आपका राइट आंसर है। डी का 1 देखो, डी का 1, डी का 1, डी का 1 यहाँ है और यहाँ, यानी ये बी और सी कभी नहीं। क्लियर है। उसके बाद भोज धार, यहाँ एक मिनट, अशोक का देखनी है उज्जैन से, उसके बाद भोज का क्या होगा मिलन, धार से, भोज का धार से, यानी ए का किससे होगा भाई, ए का सी से होगा, ए का सी से होगा, ए का सी से होगा, ए का सी यहाँ देखो ना, ए का सी यानी 3, ए का सी यानी 3, ए का सी यानी 3, ए का सी, ए का सी, सी 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 यानी 3। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। भोज, धार, दुर्गावती, गोडवाना, समुद्रगुप्त, विदिशा और अशोक कहाँ का था, उज्जैन का शासक। ये एक तरफ दिया है शासक और एक तरफ दिया है उसका स्थान। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 184 क्वेश्चन पूछा गया था गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से, जिसको हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट किए हैं। पहला लेक्चर देख लिए होंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 3, जिसमें लगभग कितना 64 क्वेश्चन को डिस्कशन किए। चलो, क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल एक तरफ दिया है और एक तरफ दिया है वर्तमान राज्य। तो भिलसा, द्वार समुद्र, गिरनार, उसके बाद स्थानेश्वर। देखो, भिलसा मध्य प्रदेश में, भिलसा कहाँ है भाई, मध्य प्रदेश में है भिलसा, तो भिलसा हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कौन सा सुमिलित है ना, कौन सा सुमिलित है ये बोल रहा है, 1 नंबर सुमिलित है, 1 नंबर सुमिलित है, यानी एक यहाँ है एक यहाँ, 2 को तो कभी नहीं होगा, हटा दो। उसके बाद द्वार समुद्र जो है, द्वार समुद्र एक कर्नाटक में है, द्वार समुद्र जो है कर्नाटक में है, यानी दूसरा मिलान नहीं सही है, दूसरा गलत है, यानी दूसरा जहाँ है उसको काटो, दूसरा यहाँ था पहले ही कट चुका है, कोई दिक्कत नहीं। गिरनार गुजरात की है, गिरनार कहाँ का है भाई, गुजरात का है, और गुजरात में वो पहाड़ भी है गिरनार नाम का, तो उससे भी रिलेट करके याद करो भाई। तो ये तीसरा नंबर भी सही है, यानी तीसरा नंबर किसमें है, इसमें नहीं है, तो काट दो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भिलसा मध्य प्रदेश में है, द्वार समुद्र कर्नाटक में है, गिरनार गुजरात में है, और स्थानेश्वर हरियाणा में। स्थानेश्वर कहाँ है भाई, हरियाणा में। अच्छा, आप लोग का क्वेश्चन है कि किसकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी, इसको कमेंट में फेंक के मारना, एकदम इसको कमेंट में फेंक के मारना है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए